इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद अपराधी बड़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर शायद वो भूल चुके थे कि पुलिस गड़े मुर्दे भी खोद निकालती है। दरअसल इस केस में पुलिस को थोड़ी सी परेशानी तो होती है। इस केस को सुलझाने में लगभग 4 सालों का समय भी लग जाता है, पर आखिरकार 4 सालों के बाद पुलिस उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। और जब इनका असलियत लोगों के सामने आता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है नंदग्राम। नंदग्राम थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सिकरोड और इसी सिकरोड गांव का रहने वाला है चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जिसकी उम्र है लगभग 42 साल के आसपास। दरअसल चंद्रभान के परिवार में उसकी पत्नी सविता के अलावा एक बेटी है जिसका नाम है दीपा। दीपा जिसकी उम्र है लगभग 10 साल, जो अपने ही इलाके के एक स्कूल में पढ़ाई करती है। दरअसल चंद्रभान जो कोई काम धंधा नहीं करता है। चंद्रभान को बंटवारे में काफ़ी सारी पुश्तैनी ज़मीन मिलती है और उन्हीं सारी ज़मीनों को बेच करके अपने परिवार की पालन पोषण करता है और दिन भर शराब पी करके नशे की हालत में रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 27 सितंबर की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल चंद्रभान जब हर रोज़ की तरह अपने घर पे पहुँचता है, काफ़ी नशे की हालत में होता है। चंद्रभान जब खाना खाने के लिए बैठता है तो खाते वक्त ही अपनी पत्नी से बातचीत करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल मुझे एक और कस्टमर मिल गया है जो मेरी ज़मीन 1 लाख रुपये में लेने वाला है, इसीलिए कल सुबह मैं अपनी उस ज़मीन को बेचने जाने वाला हूँ। चंद्रभान ये सारी बातें अपनी पत्नी से बताने के बाद जब खाना खा लेता है, उसके बाद गहरी नींद में सो जाता है। पर अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह सुबह जब चंद्रभान की पत्नी सविता उठती है तो देखती है कि बेड पे उसका पति नहीं है। दरअसल सविता को लगता है कि शायद उसका पति उस ज़मीन को बेचने के लिए चला गया है, इसीलिए सविता अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन देर रात तक भी चंद्रभान जब अपने घर पे नहीं आता है, अब सविता को चिंता सताने लगता है। उसके बाद से सविता अपनी बेटी को साथ लेकर के पति को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जहाँ तहाँ माँ और बेटी चंद्रभान को ढूंढते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, पर बावजूद इसके चंद्रभान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार सुबह भी हो जाती है। सुबह तक भी चंद्रभान जब अपने घर पे नहीं आता है, तब जाकर के अगले दिन सुबह सुबह सविता पड़ोस की रहने वाली अपने चचेरे देवर अरुण के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। अरुण जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दरअसल अरुण को जब मालूम चलता है कि चंद्रभान जो कल से ही गायब हो चुका है, उसके बाद से अरुण भी अब चंद्रभान को ढूंढने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ जाता है। सबसे जाकर के पूछताछ करता है। 2 दिन का और समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके चंद्रभान कहीं नहीं मिलता है। जब 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 3 दिनों के बाद चंद्रभान के ही पड़ोस में रहने वाले उसके सगे भाई भूरे को मालूम चल जाता है। दरअसल भूरे को जब मालूम चलता है कि उसके भाई को लापता हुए 3 दिन हो चुका है, उसके बाद से भूरे भी अब गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस सिलसिले में लगभग 4 दिन का और समय गुजर जाता है। जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, चंद्रभान का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार 1 सप्ताह के बाद 5 अक्टूबर 2018 को सुबह सुबह ही खुद भूरे ही नंदग्राम थाने में जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब चंद्रभान के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके घर पे जाती है, जहाँ पे पुलिस की मुलाकात चंद्रभान की पत्नी सविता से होती है। दरअसल सविता का जो रो रो करके बुरा हाल हो चुका था। पुलिस जब सविता के घर पे पहुंचती है, सबसे पहले उसे काफ़ी देर तक बैठ करके समझाती है
और उसे पूरा दिलासा देते हुए कहती है कि हम चंद्रभान को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी सवाल करते हैं हमें सही तरीके से जवाब देना। दरअसल पुलिस सबसे पहले सविता से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा चंद्रभान के साथ कोई झगड़ा तकरार हुआ था, या फिर जब चंद्रभान घर से निकला था तो वो तुमसे क्या बता करके गया था। इस पे सविता पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब हम पति और पत्नी के बीच में आज तक कभी कोई झगड़ा तकरार नहीं हुआ है। रही बात मेरे पति के जाने की, तो वो सुबह कब घर से निकले हैं मुझे खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन पिछली रात को वो बता रहे थे कि शायद उन्हें कोई कस्टमर मिल गया है जो हमारी ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपया देने वाला है। हो सकता है कि वो ज़मीन बेचने के लिए ही गए होंगे, लेकिन आज 1 सप्ताह गुजर गया, पर बावजूद इसके मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मेरा पति अब इस दुनिया में ही नहीं है। सविता जब इस तरह की बातें कहती है, उसके बाद से पुलिस फिर से सविता से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पर सविता रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे पति और उनके भाई भूरे के बीच ज़मीन बंटवारा को लेकर के झगड़े तकरार चल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि भूरे ने ही मेरे पति की हत्या कर दिया होगा और डेड बॉडी को कहीं पे छिपा दिया होगा। सविता जब अपने देवर भूरे का नाम लेती है, उसके बाद से पुलिस सब भूरे को थाने में बुलाती है। लेकिन भूरे जब थाने में जाता है, पुलिस वालों को देखता है तो देख करके थर थर काँपने लगता है, क्योंकि भूरे भी जो पहली बार पुलिस के सामने थाने में गया था। पुलिस जब भूरे से उसके भाई चंद्रभान के बारे में पूछताछ करती है, तो भूरे भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस पर पुलिस भूरे से कहती है कि दरअसल तुम्हारी भाभी का आरोप है कि तुमने ही अपने भाई की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कहीं पे छिपा दिया है। इस पर भूरे पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, अगर मैं खुद ही अपने भाई की हत्या किया होता तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मैं क्यों थाने में आता। इस पर पुलिस उसे जवाब देते हुए कहती है इससे ये नहीं साबित होता है कि तुमने अपने भाई के साथ गलत नहीं किया है। दरअसल हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। भूरे भी पूरे दावे के साथ कहता है कि सब आप लोग को जो कुछ भी करना है कर लीजिए, पर यकीन मानिए मैंने अपने भाई को गायब नहीं किया है। उसके बाद से पुलिस अब अपनी तसल्ली के लिए टीम के साथ भूरे के घर पे जाती है। उसके घर की तलाशी नहीं लेती है, बल्कि उसके घर के साथ साथ आंगन की भी काफ़ी गहराई तक खुदाई कर देती है, पर बावजूद इसके चंद्रभान नहीं मिलता है। उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ वापस थाने में आ जाती है और भूरे को भी छोड़ देती है। दरअसल उसके बाद से पुलिस अपनी कोशिश तो करती है चंद्रभान को ढूंढने के लिए, लेकिन चंद्रभान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और आखिरकार धीरे धीरे लगभग 3 सालों का समय गुजर जाता है और 3 सालों बाद साल 2021 में पुलिस इस केस की फाइल को ही बंद कर देती है, जिसकी वजह से अब चंद्रभान की पत्नी सविता भी अब अपने कलेजे पे पत्थर रख लेती है और फिर अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है। पर जैसे ही 1 साल का और समय गुजरता है, साल 2022 के अप्रैल महीने में इधर गाज़ियाबाद के नए एसएसपी राजमुनि जी आ जाते हैं और राजमुनि जी सबसे पहले उन सारी बंद फाइलों को खोलते हैं जो अनसुलझे ही बंद हो चुकी थी, जिसमें चंद्रभान का भी फाइल ओपन हो जाता है और एसएसपी साहब इस केस की जिम्मेदारी थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को हवाले कर देते हैं। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी जब चंद्रभान की फाइल की केस की स्टडी करते हैं तो गहराई से स्टडी करने के बाद अब्दुल रहमान को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जब चंद्रभान अपने घर से निकला होगा तो अपनी पत्नी से कुछ तो ज़रूर बोला होगा। इसीलिए 4 अप्रैल 2022 को अब्दुल रहमान सिद्दीकी अपनी टीम को लेकर के सविता के घर पे जाते हैं चंद्रभान के बारे में पूछताछ करने के लिए। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान जब सविता के घर पे जाते हैं तो फिर से सविता से सवाल करते हैं कि जब तुम्हारा पति घर से निकला था वो तुमसे क्या बोल करके गया था। इस पर सविता फिर से थाना प्रभारी को वही कहानी बताती है जो इससे पहले पुलिस को बता चुकी थी। थाना प्रभारी सविता का बयान लेने के बाद वापस थाने में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस केस की जांच पड़ताल कभी बंद नहीं करते हैं। लगभग 4 से 5 महीने का और समय गुजर जाता है और आखिरकार 13 नवंबर 2022 को थाना प्रभारी फिर से अपनी टीम के साथ
सविता के घर पे जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन 13 नवंबर 2022 को थाना प्रभारी अब्दुल रहमान जब अपनी टीम के साथ सविता के घर पे जाते हैं तो इस दिन थाना प्रभारी की मुलाकात सविता के बेटी दीपा से होती है। दरअसल दीपा जो अब तक लगभग 14 साल की हो चुकी है। थाना प्रभारी जब दीपा से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो दीपा थाना प्रभारी को जवाब देते हुए कहती है कि साहब माँ किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर गई हुई है। थाना प्रभारी बड़े प्यार से दीपा से ही सवाल करते हैं कि बेटा क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हारे पिता आखिरी बार घर से निकले थे तुमसे या फिर तुम्हारी माँ से क्या बोल करके गए थे। थाना प्रभारी जैसे इस तरह की सवाल करते हैं इसे सुनने के बाद अब दीपा चीख चीख करके रोने लगती है। उसके रोते हुए शरीर के जब हाव भाव को देखते हैं तो थाना प्रभारी को न जाने क्यों शक हो जाता है कि शायद दीपा के अंदर कोई गहरा राज छिपा हुआ है जो बोलना चाहती तो है लेकिन डर की वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल रही है। जब उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं उसके बाद से दीपा से बड़े प्यार से सवाल करते हैं कि बेटा मुझे मालूम है कि शायद तुम्हारे अंदर कोई गहरा राज छुपा हुआ है जिसे तुम डर की वजह से नहीं बोल रही हो। तुम्हारे अंदर जो कोई भी बातें हैं तुम खुल करके बताओ, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा यकीन करो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान जैसी इस तरह की बातें दीपा से कहते हैं तो इस पे दीपा भी अब थाना प्रभारी को जवाब देते हुए कहती है कि साहब मेरे पिता तो कभी घर से बाहर गए ही नहीं थे। दरअसल 27 सितंबर 2018 को रात्रि के वक्त मेरे पिता की हत्या कर दी गई है और मेरे पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरी माँ और पड़ोस के रहने वाले चचेरे देवर अरुण ने मिलकर किया है। दीपा जब ये सारी बात बताती है आखिरकार 4 सालों के बाद इस राज से पर्दा उठ जाता है कि अब चंद्रभान इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 4 साल पहले ही उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि दीपा जब इस तरह की बातें थाना प्रभारी से कहते हैं तो थाना प्रभारी फिर से दीपा से सवाल करते हैं कि क्या हत्या होते वक्त तुमने अपनी आंखों से देखा था। इस पे दीपा थाना प्रभारी को जवाब देते हुए कहती है कि साहब उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रही थी और सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था लेकिन मैं डर की वजह से किसी से नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि शायद मेरी माँ मुझे भी ना मार डाले। दीपा जब ये सारी बातें बता देती है उसके बाद से थाना प्रभारी उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाएंगे। उसके बाद से पुलिस दीपा के ही तहरीर पर उसी दिन ही उसकी माँ सविता और पड़ोस के रहने वाले अरुण दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के आती है तो दीपा से अब उसके पति के लापता होने के बारे में ना पूछ करके सीधे हत्या के बारे में पूछती है। पुलिस जब हत्या का नाम लेती है तो सविता के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है। दरअसल चंद्रभान जो भले ही कोई काम धंधा नहीं करता था लेकिन अपनी ज़मीन बेच करके अपने परिवार की बेहतर तरीके से परवरिश कर रहा था। दरअसल चंद्रभान के अंदर सिर्फ एक ही कमी थी कि वो शराब काफ़ी मात्रा में पीता था और दिन भर नशे की हालत में रहता था। चंद्रभान की पत्नी सविता जो भले ही एक 10 साल की बेटी की माँ बन चुकी थी लेकिन उसकी जवानी में कोई कमी नहीं आई थी। इधर चंद्रभान जब भी शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचता था नशे की हालत में जाता था और खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता था जिसकी वजह से चाह करके भी सविता की अपने पति से संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जब ये प्रक्रिया डेली का शुरू हो जाता है और जब सविता को अपने पति से चाहत पूरी नहीं हो पाती है उसके बाद से सविता बगल में ताकझाक करना शुरू कर देती है। तभी सविता की नज़र पड़ोस में रहने वाले उसके चचेरे देवर अरुण के ऊपर चली जाती है। दरअसल अरुण जो भले ही चंद्रभान का चचेरा भाई था लेकिन दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह थे। एक साथ ही बैठ करके शराब ही नहीं पीते थे बल्कि अरुण भी अक्सर चंद्रभान के घर आते जाते रहता था। पर अब अरुण जब भी चंद्रभान के घर पे जाता है उसके बाद से सविता उससे तरह तरह का हंसी मजाक करने लगती है क्योंकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है। इसी रिश्ते का फ़ायदा उठा करके सविता अरुण से हंसी मजाक में ही कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनने के बाद अरुण को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सविता उसे चाहती क्या है। चूँकि अरुण भी चूँकि कुंवारा था अपने आप को नहीं रोक पाता है और बहुत जल्द ही सविता के घर के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है।
और जब एक बार ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद से सविता का समय बेहतर तरीके से गुजरने तो लगता है, पर एक दिन अरुण जब सविता से मुलाकात करने के लिए उसके घर में जाता है, उसी वक्त ही चंद्रभान भी अपने घर पे पहुंच जाता है और फिर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। चंद्रभान जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, अरुण को फटकार लगाकर अपने घर से तो निकाल देता है, पर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से चंद्रभान अपनी पत्नी के ऊपर नज़र ही नहीं रखता है, बल्कि आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इस पिटाई से सविता भी इस प्रकार से तंग आ जाती है कि आखिरकार एक दिन अपने पति को ही मारने का फैसला कर लेती है। और जब इस बारे में अरुण से बातचीत करती है तो अरुण भी सविता के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिलकर के एक सही मौके का इंतज़ार करते हैं और साथ ही साथ एक प्लान भी बनाते हैं। दरअसल इसी प्लान के तहत एक दिन अरुण अपने माता पिता को एक रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है और 27 सितंबर 2018 को हर रोज़ के तरह जब चंद्रभान नशे की हालत घर पे पहुँचता है, बिना खाना खाए ही वो गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद से सविता आधी रात को अरुण को अपने घर के अंदर बुला लेती है। अरुण जब सविता के घर के अंदर जाता है तो अपने साथ एक हथियार भी लेकर के जाता है। दरअसल उस वक्त चंद्रभान जो गहरी नींद में सो रहा था, सोते वक्त ही उसी हथियार से दोनों मिल कर के चंद्रभान की हत्या कर देते हैं। लेकिन दोनों ही जब चंद्रभान की हत्या करते हैं, उस वक्त सविता की बेटी दीपा जो कि जगी हुई थी और सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख लेती है, लेकिन डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती है। दरअसल इधर अरुण जो अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही अपने ही घर के आंगन में लगभग 7 फुट का गहरा गड्ढा खोद रखा था, चंद्रभान की हत्या करने के बाद सविता और अरुण दोनों मिलकर के चंद्रभान की डेड बॉडी को लेकर के अरुण के घर में जाते हैं और पहले से खोदे गए उस गड्ढे में अरुण की डेड बॉडी को डाल करके उसमें मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से सविता जब वापस अपने घर पे आती है तो अपने घर की बेहतर तरीके से सफाई कर देती है और जब सुबह हो जाती है उसके बाद से सविता अब अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल नाटक करते हुए सविता अपनी बेटी को ही लेकर के घर से बाहर निकल जाती है और अपने पति को ढूंढने लगती है। दरअसल सविता को पहले से ही मालूम था कि अब उसका पति इस दुनिया में है ही नहीं और न ही कभी वो वापस आएगा, लेकिन सविता ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि आगे उसे करना क्या है। दरअसल 4 दिन का जब समय गुजर जाता है और जब इधर चंद्रभान का भाई भूरत थाने में जाकर अपने भाई की जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है और पुलिस जब सविता से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे आती है तो सविता अपने देवर के ऊपर ही आरोप लगा देती है। दरअसल सविता को पूरा यकीन था कि पुलिस भूरे को पकड़ करके ले जाएगी, जिससे वो और अरुण दोनों ही बच जाएंगे। पर आखिरकार पुलिस के 4 सालों के कड़ी मुशक्क़त के बाद इस केस का खुलासा हो जाता है। वाकई में सविता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले अरुण और सविता को लेकर के अरुण के घर पे जाती है और फिर अरुण के बताए हुए जगह के गड्ढे को जब खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से चंद्रभान की डेड बॉडी के कुछ कंकाल बरामद होती है। पुलिस उन सारे कंकाल को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ उसका डीएनए जांच भी करवाती है। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो उसे साफ मालूम चल जाता है कि दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रभान ही था। जब ये पुष्टि हो जाती है, पुलिस इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सोनी रिया। सोनी रिया जो धनबाद झारखंड प्रदेश की रहने वाली हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद जो पीरपैती बाज़ार ज़िला भागलपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जमील अख्तर। जमील अख्तर जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं जयप्रकाश मेहता। जयप्रकाश मेहता जो गांव अचरा ज़िला अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं।
लास्ट मेरे व्यूअर हैं नईम अहमद। नईम अहमद जो ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।